चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसे बोलेंगे हम संविधान। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 3। भाग 1 और भाग 2 कल हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले भाग में 4 अनुच्छेद हैं और पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। दूसरा भाग है उसका विषय है नागरिकता और नागरिकता है भाग 2 का हिस्सा और इसमें अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम भाग 1 की बात करें, भाग 1, तो भाग 1 में वास्तव में क्या है? भाग 1 में है भाग 1 का हिस्सा है अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। अगर हम चारों अनुच्छेद की बात करें तो पहला कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो चारों अनुच्छेद में भाग 1 का विषय क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख भाग 1 में किया गया है। पहला भाग है। अब हम लोग भाग 1 में क्या क्या डिटेल है इसको देखेंगे। तो भाग 1 का विषय क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन और इट्स स्टेट्स, यानी कि संघ होगा वो राज्यों से मिलकर बनेगा। ठीक, तो भारत वास्तव में क्या है? भारत फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, भारत संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है और ये जो यूनियन है ये स्टेट से मिलकर बनता है। कोई भी यूनियन, हमने संघ पढ़ा है, यूनियन पढ़ा है, तो यूनियन का मतलब है कुछ लोगों का संगठन। तो यहां पर राजनीतिक यूनियन की बात की जा रही है, यानी कि राज्यों के संगठन से बनेगा संघ। तो उस संघ की बात की गई, उसके राज्य क्षेत्र। तो संविधान का जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, वो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी। तो ये कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद कहता है इस संघ में वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर ये संघ है, कोई भी यूनियन होता है, तो उस यूनियन में और भी मेंबर को जोड़ा जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 यही कहता है इस संघ में और भी सदस्यों को, यानी कि और भी राज्यों को शामिल किया जा सकता है, यानी कि इसमें नए राज्य शामिल किए जा सकते हैं, राज्य शामिल हो सकते हैं इस भाग में। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है इसमें नए राज्य शामिल किए जा सकते हैं। और तीसरा कहता है नए राज्य बनेंगे कैसे? नए राज्यों का गठन, अगर का गठन तीसरे में है। ठीक, चौथा कहा गया अगर कोई राज्य बनेगा तो वहां पर विधानमंडल का निर्धारण कैसे होगा, और इस भाग में कोई परिवर्तन करना होगा तो कौन करेगा? इस भाग में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को होगा, यानी कि संसद इसमें इस भाग में कोई भी परिवर्तन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो ये पहला भाग है। जो आपको याद करना है वो सिर्फ ये है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र पहले भाग का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। भाग 2 क्या कहता है? संविधान के भाग 2 का हिस्सा मैंने बताया था, इसका विषय क्या है? विषय है नागरिकता। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता कैसी है? भारत में नागरिकता है एकल नागरिकता, यानी कि यहां पर एक ही नागरिक होता है, वो है भारत का नागरिक। राज्य का अलग अलग नागरिक नहीं होता है, इसलिए एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? कल हमने बताया था ब्रिटिश संविधान से हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था को शामिल किया है।
तो नागरिकता कल हमने बताया था, इसमें नागरिकता कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता में आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से प्राप्त करते हैं, कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो नागरिकता बेसिकली 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। नागरिकता को हम क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? 5 प्रकार से नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से। भारत में आपका जन्म हुआ है, आपके माता पिता भारत के हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से भारत के नागरिक हैं। दूसरा है वंश क्रम से। कोई भी माँ बाप विदेश में रह रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं और बच्चा पैदा होता है तो वंश क्रम के अनुसार वो भारत के नागरिक होंगे। तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, यानी कि आप रजिस्टर्ड नागरिक हो सकते हैं। भारत सरकार को आपने एप्लीकेशन दी और भारत सरकार आपको नागरिकता प्रदान करने के लिए रजिस्टर्ड कर देती है, तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार है देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा यानी कि आप किसी दूसरे देश से आए हैं, और कैसे आए हैं? आप दूसरे देश से आए हो, भारत में रह रहे हैं और एक बड़ा लंबा दौर गुजारा है और आप भारतीयता में घुल मिल गए हैं, तो ये सरकार डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता दी जाए कि ना दी जाए। तो देशीकरण के माध्यम से भी जो है सरकार आपको भारत का नागरिक बना सकती है। और पांचवा तरीका यह है, पांचवा है क्षेत्र विजित करने पर, यानी क्षेत्र अधिग्रहण करने पर। अगर भारत किसी दूसरे देश पर कब्जा कर ले, बांग्लादेश पर कब्जा कर ले, मालदीव पर कब्जा कर ले और मालदीव को अपने देश में शामिल कर ले, तो मालदीव में रहने वाले लोग भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। तो ये क्षेत्र अधिग्रहण है। तो 5 तरीके से सिटीजनशिप प्राप्त करते हैं, यानी कि भारत की नागरिकता हम 5 तरीके से प्राप्त करते हैं। जन्म से, वंशक्रम से, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। ठीक है। अब नागरिकता जाती कैसे है? हमने बताया था नागरिकता कैसे जा सकती है, यानी कि नागरिकता का लोप कैसे होता। तो नागरिकता 3 प्रकार से जा सकती है, यानी कि 3 तरीके हैं, 3 प्रकार हैं जिससे किसी भारत के किसी नागरिक की नागरिकता को छीना जा सकता है या नागरिकता उसकी जा सकती है। पहला, स्वतः त्यागने पर। आप बहुत ऊब गए हैं भारत से और आपने भारत की नागरिकता त्याग दी, दूसरे देश चले गए। दूसरा है वंचित किए जाने पर। आपने कोई ऐसा कृत्य किया जो देश के विरुद्ध है, तो भारत सरकार आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो दूसरा तरीका, आप स्वयं त्याग सकते हैं। दूसरा है आपको निकाला जा सकता है नागरिकता से। और तीसरा तरीका है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। क्यों ग्रहण करने पर? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, कोई भारत का नागरिक है, अमेरिका जाता है, वहां रह जाता है, वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। इसका मतलब 3 तरीके हैं जिस तरीके के आधार पर आपको भारत की नागरिकता आपसे जा सकती है, और 5 प्रकार है जिससे कोई व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकता है। तो नागरिकता भाग 2 का विषय है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और ये नागरिकता जो है ये हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है, एकल नागरिकता। यहां पर राज्य का अलग नागरिक नहीं होता है, सिर्फ भारत का नागरिक होता है। ये कल हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोगों का जो नया टॉपिक स्टार्ट होना है वो है भाग 3।
भाग 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। भाग 3 है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। जनरली हम सबको सुनते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि सरकार हमने हमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो मौलिक अधिकार है, इसको पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के तीसरे भाग में है। तो अगर ये तीसरा भाग है तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो तीसरे भाग में जो हम अनुच्छेद की बात करें तो ये है 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। हम एक एक फंडामेंटल राइट का उल्लेख करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे, और आपको समय हो तो पेन लेके आप लिखते जरूर रहिएगा, क्योंकि यह सवाल बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस संविधान से लाए गए, कहां से नकल करके हमें मौलिक संविधान रखा गया है? तो हमारे यहां जो संविधान लाया गया है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। नागरिकता जो है अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लाई गई, हमने वहां से नकल करी है। ठीक, तो स्रोत क्या है मौलिक अधिकारों का? स्रोत है अमेरिका, यानी कि यूएसए। तो पहली चीज हमने पढ़ी कि यूएसए से हमने मौलिक अधिकार प्राप्त किए। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तीसरे भाग में है। तीसरे भाग में अनुच्छेद कितने हैं? 12 से लेकर 35 तक है। अब हम ये जानेंगे मौलिक अधिकार हैं कितने वास्तव में। वास्तव में मौलिक अधिकार 6 हैं। इन 6 का डिटेल हम जानेंगे। तो क्यों ना हम 6 को समझने के लिए अगर हम इन 6 को यहां पर लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले अगर हम देखें, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। मौलिक अधिकार हमने बताए थे 12 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 12 और 13 में कुछ है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरे मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अगर हम इसको अनुच्छेद में देखें तो अनुच्छेद है, यहां 18 पे खत्म होता है, 19 से स्टार्ट हो जाता है, 19 से 22 तक। ध्यान दीजिएगा, 19 से 22 तक दूसरा फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में दिया गया है। और अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद कितने हैं? देखिए यहां 22 से खत्म हो जाता है, तो यहां 22 है और 23 है, यहां 2 ही अनुच्छेद हैं, 22 और 23। अब हम देखते हैं अगला मौलिक अधिकार, यह है 4 मौलिक। चौथे में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होगा? सॉरी, देखिए यहां एक चीज तो क्या है, सॉरी, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक।
अगर हम अगला देखें तो यानी कि पांचवा अगर हम देखें तो पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार, ये है हमारा अगला। देखिए मौलिक अधिकार है तो ये अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है 29 और 30। ठीक है, ये 29-30 हो गया। और आखिरी वाला मौलिक अधिकार है, अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो समझ जाएंगे कि अगर इसमें छठा वाला भी था लेकिन अब नहीं है, ये है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 में था। ये कितने में था? अनुच्छेद 31 में था। लेकिन अब इसको अगर हम ऐसे घेर दें तो ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि हम इसकी बात करें तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमने वार्ता करी, हमने बात करी कि 6 होते हैं, तो इसका मतलब छठा वाला अगला होगा। तो अगला छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 6 अधिकार हो गए। तो इसमें अनुच्छेद कौन सा है? इसमें अनुच्छेद है 32 सिर्फ। ठीक, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको बताया है कि मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं कहां से? स्टार्ट होते हैं 12 से, लेकिन स्टार्टिंग मैंने बताई 14 से। इसका मतलब अगर हम आर्टिकल वाइज देखें तो हमारे समझ में आएगा 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14, 15, 16, 17 और 18। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से यहां तक तो हमने पहला मौलिक अधिकार बताया जिसे कहते हैं समानता का अधिकार। इसका मतलब ये पहला अधिकार है। तो इस 2 में क्या है? पहला तो 14 से स्टार्ट होता है, तो 2 में ये है कि ये मौलिक अधिकार मिलेंगे कहां? मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार है हमें प्राप्त वो अधिकार जो कुछ प्रकृति प्रदत्त जन्म से प्राप्त होते हैं और कुछ सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से जो है उन्हें लागू किया जाना अनिवार्य होता है। हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, हमारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। अगर हमारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित किया जाता है तो हम अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाली संस्था को दंडित करेगा, और यही जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाली संस्था है इसे राज्य कहा जाएगा। और इस राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वो राज्य होगा, और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 13 कहता है कि हमने बताया कि मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं, इन्हें छीना नहीं जा सकता, इन्हें कम नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 13, संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यदि संसद कोई ऐसी विधि बनाता है जो वह इस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह विधि
अंशतः या भागतः शून्य हो जाएगी। जितना वो विधि अगर पूरी तरीके से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह विधि शून्य मान ली जाएगी, और अगर उसका कुछ हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो कुछ हिस्सा शून्य मान लिया जाएगा। इसका मतलब अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाली कोई विधि संसद द्वारा नहीं बनाई जाएगी। पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। तो ये 12 और 13 में, 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमें दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। राइट, तो ये है 12 और 13। अब पहला मौलिक अधिकार आपने पढ़ा समानता, अभी इसकी चर्चा हम करते हैं। अब आगे देखिए, पहला हो गया। दूसरे में मैंने बताया 19 है, 20 है, 21 है, 21A है और 22 है। यह है दूसरा मौलिक अधिकार, इसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अभी इसका एक एक बारी बारी हम आपको समझा देंगे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से स्टार्ट होता 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देखते हैं। तेईस और 24 में है, तो ये तीसरा हो गया 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरे यानी कि 23 और 24 में यह तीसरा मौलिक अधिकार है। इसी तरीके से अगर हम देखें चौथे की बात करें तो चौथा मौलिक अधिकार जो है वो है 25, 26, 27 और 28। इसमें क्या है? इसमें है अगला मौलिक अधिकार जो होगा चौथा मौलिक अधिकार है, यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेद इसके लिए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आगे और बढ़ते हैं क्योंकि हमने बताया ये चौथा हो गया। तो पांचवें की बात करें तो पांचवा बेसिकली क्या है? पांचवा है 29 और 30। और 29-30 में हमने बताया था ये क्या होगा? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों को दिया गया मौलिक अधिकार है, यानी कि माइनॉरिटीज का यह मौलिक अधिकार है। ये स्पेशली माइनॉरिटीज को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछ लेते हैं, अल्पसंख्यकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया विशेष रूप से? तो 29 और 30 अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो ये है अगला, इसको बोलते हैं ये है पांचवा। ये पांचवा हो गया। तो अब बचता है हमारा छठा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 में, और इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट, तो अगर हम देखें तो इस तरीके से मौलिक अधिकार देखें तो 6 हैं मौलिक अधिकार के जिनकी हमने बात करी। उसमें पहला मौलिक अधिकार आपका स्टार्ट होता है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में, और यह है समानता का अधिकार। अगर हम दूसरे अनुच्छेद की बात, दूसरे मौलिक अधिकार की बात करें, वो है स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 21 और 22, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर हम तीसरे की बात करें तो 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और अगर हम अगले बात करें चौथे मौलिक अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 25 में, 26 में, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर हम पांचवें मौलिक अधिकार को बात करें तो ये अल्पसंख्यकों को दिया गया विशेष मौलिक अधिकार है जो 29 और 30 में है। इसमें है शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार। अभी इसकी और डिटेल हम लोग देखेंगे।
आखिरी मौलिक अधिकार है 36, जिसे कहा जाता है अनुच्छेद 32, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। तो ये जो मौलिक अधिकार है यही हम चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि यही डिटेल हमको पढ़नी है। तो हम जो है अब देखते हैं, कल हम लोग पढ़ लिए थे, कल हम लोग मौलिक अधिकार पे छोड़े थे। भाग 3 में हम लोगों ने बात करना था, तो चलते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकता हम लोगों ने पढ़ लिया था। कल हमने बताया था कि नागरिकता हो गई थी, मौलिक अधिकार के स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए मौलिक अधिकार यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में बता रहा है कि मौलिक अधिकार बेसिकली क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब क्या क्या चीजें हैं इनको डिटेल से देखिए। भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक में की गई थी। अगर हम ये बात करें कि भारत में मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक के रूप में तिलक द्वारा मांग की गई थी पहली बार मौलिक अधिकारों की। यह भी सवाल पूछा जाता है। अब देखिए हम अनुच्छेद के हिसाब से अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। अभी हमने आपको बताया था राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होगा, हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये अनिवार्य है, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। तो अगर कोई व्यक्ति इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय हमारे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार संस्था अर्थात राज्य को जिम्मेदार ठहराती है। तो वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों के असंगत अल्पीकरण करने वाली विधि न्यून होगी, अर्थात संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। तो यदि संसद ऐसी कोई विधि बनाता है जो इस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, तो ऐसी विधि स्वतः शून्य हो जाएगी, अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून संसद नहीं बना सकती। राइट। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है आपका मौलिक अधिकार। हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में बताया था जो है समानता का अधिकार यहां से स्टार्ट होता है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून के नजर में सभी बराबर होंगे और कानून सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। दो बातें हैं, विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सभी समान होंगे, कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा। और कहता विधियों का समान संरक्षण, कानून सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। इसके अनुसार राज्य किसी नागरिक से केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्या कह रहा है इसमें, कौन सा बात है, राज्य किसी नागरिक से केवल धर्म के आधार पर कि आप इस धर्म के रहते हो इसलिए भेदभाव किया जाएगा, भेदभाव नहीं करेगा। किसी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 आपसे कहता है। 16 क्या कहता है, 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। सरकारी नियुक्तियों में किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन हर सब में है, मौलिक अधिकारों में एक्सेप्शन भी है कि यदि किसी वर्ग को जो सामाजिक और शैक्षणिक दर से पिछड़े हैं, उनके पिछड़ेपन के लिए अगर किसी नियुक्ति में उनको सीटें आरक्षित की जाती हैं तो वो इसका भेदभाव नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत में छुआछूत ये भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, इसलिए छुआछूत करना किया जाना ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन हमने बताया कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं
उसमें कोई ना कोई आपको क्या एक्सेप्शन दिया गया है। छुआछूत के मामले में सार्वजनिक छुआछूत की बात है, यानी कि सार्वजनिक नल, सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक जगहों पे बैठना और इन पे भेदभाव अगर कोई करता है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। आपके घर के अंदर नल लगा है तो आप किसी को नहीं छूने देंगे तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। लेकिन सार्वजनिक नल लगा है, अगर उसमें आप किसी को पानी, किसी को जाति के आधार पर या किसी के आधार पर आप पानी पीने से, किसी छूने से रोकते हैं तो यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन कहा गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस आधार पर जो है वैध माना जाएगा। तो वैध क्या है? किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है और वो सामाजिक नल जिसमें सब पानी लेते हैं उसी से वो भी पानी निकालने लगे तो आप उसको रोक सकते हैं, तब यह उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात स्वास्थ्य के आधार पर, यानी कि संक्रमण के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। दूसरा, नैतिकता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है इसमें छुआछूत का यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को कोई ऐसी सामाजिक उपाधि नहीं दी जाएगी जो भेदभाव उत्पन्न करती हो। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, अर्थात कोई राजा है, कोई महाराजा है, ऐसी कोई उपाधि सरकार नहीं देगी किसी को। क्योंकि अगर कोई राजा और महाराजा अपने आप को सरकार कहने लगे, किसी को राय साहब कहने लगे, तो इसका मतलब है वो समाज के ऊपर हो जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 14 कहता है कानून की नजर में कोई ऊपर नीचे नहीं, कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इसलिए किसी को कोई सामाजिक उपाधि नहीं दी जाएगी सिवाय शैक्षणिक और सैन्य उपाधि के। किसी को भी शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है, सैन्य उपाधि दी जा सकती है, मतलब किसी को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा सकती है, किसी को डीलिट की उपाधि दी जा सकती है, किसी को मेजर की उपाधि दी जा सकती है, किसी को कैप्टन की उपाधि दी जा सकती है, लेकिन किसी को राजा की, किसी को राय साहब की, इस तरीके की सामाजिक उपाधियां नहीं दी जा सकती। ये अनुच्छेद 18 में है। तो इसका मतलब पहला अनुच्छेद जो आप पहला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, वो 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी समान होते हैं। 15 कहता है धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, यानी कि छुआछूत नहीं की जाएगी, छुआछूत करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। 18 कहता है उपाधियों का अंत, किसी भी व्यक्ति को जो है सामाजिक उपाधि नहीं दी जाएगी, शैक्षणिक और सैन्य उपाधि दी जा सकती है। तो ये पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला आपको मौलिक अधिकार दिख रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक अभी हमने आपको बताया था, ये दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का। तो 19 में बहुत सारी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 19 में बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें कही गई 19A में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन, यानी कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, विचार का मतलब है हम ऐसा कोई विचार नहीं करेंगे, व्यक्त कर सकते हैं जो देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली हो। ऐसा कोई विचार हमारी मौलिक अनुच्छेद 19A का भाग नहीं माना जाएगा। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, कहीं भी शांतिपूर्वक हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, शांतिपूर्वक, हथियार सहित नहीं कर सकते, यानी कि निशस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि कोई ऐसा हम सम्मेलन नहीं करेंगे जैसे लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाए, कानून व्यवस्था बिगड़ने वाला सम्मेलन करेंगे तो ये मौलिक अधिकार नहीं होगा। हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी धरना, प्रदर्शन और सम्मेलन कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि यूनियन बना सकते हैं, इसका भी छूट है। यानी कि कौन कौन यूनियन बना सकता है भारत में? कोई लेबर बना सकता है, किसान बना सकता है, कर्मचारी बना सकता है, सब यूनियन बना सकते हैं। सिर्फ एक लोग हैं, एक वर्ग है जिसे यूनियन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, वो है डिफेंस फोर्सेस। यानी कि आप पुलिस की तैयारी करेंगे अगर, तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पुलिस का यूनियन नहीं बना सकते। ये अभी बताएंगे, ये मौलिक अधिकारों में कुछ सीमाएं निर्धारित की गई। अगर पुलिस यूनियन बनाएगी तो कानून व्यवस्था का बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, इसलिए पुलिस
वालों को ये मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। ठीक। अवाक संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये भी 19 के तहत ही है। अब जरा देखिए 19 में और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो आपको दी गई हैं। अगला देखिए 19 में भारत राज्य क्षेत्र में किसी स्थान पर निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में कहीं भी रहने, निवास करने, बसने की स्वतंत्रता। व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में कहीं भी व्यापार और कारोबार कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता। तो 19 में बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं 19 में दी गई हैं। अब जरा देखिए 20 में क्या दिया गया। अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार है। इसको ठीक से समझ लीजिए क्योंकि यह सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। जब हम कोई ऐसी तैयारी करते हैं जिससे पुलिस जुड़ी होती है, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक न्यायालय से उसका जो है दोष सिद्ध ना हो जाए। किसी व्यक्ति को मान लो पुलिस पकड़ती है, किसी के खिलाफ रिपोर्ट है, पुलिस पकड़ लेती है, तो वो अपराधी नहीं है, वो आरोपी होता है। तो कह रहा है अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय से उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। अर्थात न्यायालय अपराधी घोषित कर सकता है, पुलिस अपराधी नहीं घोषित कर सकती। इसी में एक बात यह है। दूसरी, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराध एक किया, उसी अपराध के लिए बार बार दंडित किया जाना, यह भी दोष सिद्ध के अधिकार में आता है, अनुच्छेद 20 का हिस्सा है। और दूसरा है अनुच्छेद 20 में किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप देखते हैं कि बहुत बार पुलिस इतना मारती है किसी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति मार के डर से स्वीकार कर लेता है कि हां हमने अपराध किया है, और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार है, यानी कि उसे जबरदस्ती मार के यानी कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और आखिरी है, किसी नया कानून बना के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो कानून प्रचलित में है, जब अपराध हुआ है, मान लो एग्जाम्पल स्वरूप अगर आज कोई घटना घटी है, आज मोटरसाइकिल की चोरी हुई है, तो चोरी करने वाले व्यक्ति उतना ही सजा पाएगा जितना आज मोटरसाइकिल की सजा के लिए कानून है। अगर मोटरसाइकिल की सजा के लिए कानून है कि 5 साल उसे जेल में रहना पड़ेगा, तो और आज मोटरसाइकिल चुराई है तो 5 साल जेल में रहेगा, भले ही उसका निर्णय 10 साल बाद हो। और ध्यान दीजिएगा, अगर उसका निर्णय 10 साल बाद होता है, इस बीच अगले साल एक कानून बन जाए या अगले महीने कानून बन जाए कि मोटरसाइकिल चुराने पर अब सिर्फ 2 महीने की सजा होगी, तो 2 महीने बाद कानून बना, अपराध इसने 2 महीने पहले किया था, जब किया था तब 5 साल की सजा थी, और इसका निर्णय होगा 5 साल बाद, तो जब निर्णय होगा तो इसको 5 साल की ही सजा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सब अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार में अनुच्छेद 20 में पूछा जाता है। तो 20 में क्या क्या है, किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसका न्यायालय में दोष या न्यायालय उसको अपराधी ना घोषित कर दे, तब तक वो अपराधी नहीं होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को नया कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो यह अनुच्छेद 20 है। अब देखिए 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अब समझिए गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। भारत में किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन डिग्निटीफुल जीवन जीने का पूरा अधिकार है, और यह अनुच्छेद 21 में है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जाकर किसी को भी
उसके शरीर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी को मारा नहीं जा सकता, उनकी गरिमा नष्ट नहीं की जा सकती। यहां तक कि एक चीज जान लीजिए, कोई व्यक्ति सुसाइड करता है वो भी अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। क्यों? अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो स्वयं वंचित करता है। तो अगर वह व्यक्ति जिंदा बचता है तो उसे अपने ही शरीर को नष्ट करने के मामले में उसे जेल भेजा जाएगा। इसलिए ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अब देखिए 21A, ये लिख लीजिए और खूब पूछा जाता है। यह है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया, इससे पहले ये नहीं था। 21A यह है शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार है, ये 2002 में जोड़ा गया। ये क्या कहता है, जब आप जानते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई तो इसके लिए मौलिक अधिकार बनाया गया। 21A किस संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन में। कब? 2002 में। कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना वह उनका मौलिक कर्तव्य होगा। आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून भारत में लागू है, और ये उस मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। ये अनुच्छेद 21A में उसका फंडामेंटल राइट है। तो ध्यान दीजिए, कहता है इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 6 से 14 वर्ष बच्चों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब देखिए 22 क्या है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? इसके अंतर्गत दो प्रकार की हिरासत की बात की गई है, दंड विषयक और निवारक विषयक। कहता है 22 कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो जायज कारण बताया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। पहला बात, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर किसी व्यक्ति को कारण बता के गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास और अधिकार है, वह अपने मन माफिक वकील से बात कर सकता है, परामर्श कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। पुलिस न्यायालय नहीं है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उस आरोपित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ले जाना होगा। और यह अनुच्छेद 22 का 22 में मौलिक अधिकार है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के बाद उसके लिए कौन कौन से अधिकार हैं? पहला, उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा। दूसरा, उसे परामर्श, विधिक परामर्श लेने का पूरा अधिकार होगा। और तीसरा है गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, थाने में नहीं रख सकते। इसमें कहते हैं थाने से और न्यायालय तक जाने का जो समय होता है वो जुड़ा नहीं होता है, यानी कि 24 घंटे का जो समय है उसमें रास्ते में आने जाने का समय जुड़ा नहीं होता है। तो ये है अनुच्छेद 22। तो हमने देखा ये हो गया 22। तो 22 के हिसाब से अनुच्छेद हमारा ये दूसरा मौलिक अधिकार हो गया। और दूसरा मौलिक अधिकार हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, 19, 20, 21, 21A और 22। अब आ जाइए 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए अगला है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार, यानी कि मानवों का क्रय विक्रय, बलात् श्रम, यानी कि जबरदस्ती बिना पैसे दिए किसी से काम कराना, पर प्रतिषेध, मानव दुर्व्यवहार का अर्थ है महिला, पुरुष और बच्चों की समान की तरह खरीद बिक्री। अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी व्यक्ति के, चाहे व्यक्ति का मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसके शरीर का व्यापार नहीं किया जा सकता है, खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, उसके अंगों का व्यापार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए से काम नहीं कराया जा सकता है। ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है।
अनुच्छेद 24 है, बाल श्रम या बाल मजदूरी को रोका जाता है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष की कम आयु से बच्चों को बाल मजदूरी पर नहीं रखा जाएगा। तो 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण कैसा? मनुष्य के शरीर का क्रय विक्रय, बाल मजदूरी और बिना पारिश्रमिक दिए कार्य कराना। ठीक, तो ये 23 और 24 है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये तीसरा मौलिक अधिकार है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आपका मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप जानते हैं भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत के संविधान में किसी धर्म विशेष को राज्य का धर्म नहीं बनाया गया है। भारत ने कहा है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। तो इसका मतलब है हमें धार्मिक मामलों में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। तो वही मौलिक अधिकार 25 क्या कहता है? भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है। ठीक, समझिए। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को मानने और ना मानने की स्वतंत्रता। जहां पर मानने की स्वतंत्रता होती है वहीं पर ना मानने की भी स्वतंत्रता निहित होती है। यानी कि हमारा मन है किसी भी प्रकार के धर्म को माने चाहे ना माने, हमारी स्वतंत्रता है। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगर हम किसी धर्म को मानते हैं तो हम उसके प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट अपने हाथ में रख सकते हैं। पहला कह रहा है हम धर्म को मानेंगे, दूसरा कह रहा है हम धर्म के संस्थाएं बनाएंगे, उन संस्थाओं का प्रबंधन अपने हाथ में रखेंगे, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करेंगे, प्रबंधन अपने हाथ में रखेंगे और उसके लिए चल और अचल संपत्ति हासिल कर सकते हैं। अगर हमने कोई धार्मिक संगठन, धार्मिक संस्था बनाई, उसके लिए चल और अचल संपत्ति हासिल कर सकते हैं और उसमें उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में रख सकते हैं। तो पहली स्वतंत्रता धर्म को मान सकते हैं, दूसरी स्वतंत्रता किसी भी धर्म को मानते हैं तो हम धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, उस संस्था के लिए जो है उस संस्था का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपने हाथ में ले सकते हैं और उसके लिए चल और अचल संपत्ति हासिल कर सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता में। 27 कहता है, तो 26 ही हो गया। 27 कहता है राज्य ऐसा कोई टैक्स आपसे नहीं लेगा जो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए हो। राज्य द्वारा किसी भी तरह का ऐसा धार्मिक कर वसूल नहीं किया जाएगा। यानी राज्य आपसे, सरकार आपसे कोई धार्मिक टैक्स नहीं लेगी। आप स्वेच्छा से किसी को कोई कर, किसी को दान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन राज्य आपको इंपोज नहीं कर सकती है कि राम मंदिर बन रहा है कि आप इतना टैक्स लगा दिया गया। टैक्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है कि हम अगर किसी धर्म या संप्रदाय या जो है विचारधारा को नहीं मानते हैं तो उसके लिए हम टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। यह अनुच्छेद 27 है। राज्य कहता है हम कोई धार्मिक टैक्स नहीं लेंगे। 28 क्या कहता है? 28 कहता है किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी शिक्षण संस्थान में, ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वित्त पोषण का मतलब होता है जहां पर राज्य पैसा दे रही है, सरकार पैसा देती है, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 25 से 28 और 25 से 28 में हमने आपको बताया यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। 26 में कहा गया है जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसके लिए संस्थाएं बना सकता है, उस संस्था में जो है उसके लिए चल अचल संपत्ति हासिल कर सकता है, चल अचल संपत्ति हासिल कर सकता है, उसका प्रबंधन अपने हाथ से रख सकता है। 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, धार्मिक टैक्स राज्य द्वारा नहीं लगाया जाएगा। राज्य किसी व्यक्ति से कोई धार्मिक कर वसूल नहीं करेगा। 28 कहता है अगर कोई ऐसा विद्यालय है जहां पर सरकार टीचरों का पेमेंट देती है, अर्थात सरकारी विद्यालय है, ऐसी जगह पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। अब देखते हैं
29 और 30 जिसकी हम बात कर रहे थे, शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार। अगला देखिए, यह है शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है? हमने यह बताया था, ये क्या है? ये अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो देखिए लिखा है, भारत के प्रत्येक नागरिक अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 कहता है, अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र होगा, इसका वो अधिकार होगा, इसके लिए वो संस्थाएं भी बना सकता है। देखिए 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जो की जा रही है, अगर ऐसे शिक्षण संस्थान हैं और ऐसे शिक्षण संस्थानों को राज्य जो आर्थिक सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगी, यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, लेकिन एक शर्त है, अगर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी शिक्षण संस्थान को वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, तो फिर ऐसे शिक्षण संस्थान में दूसरे वर्ग के बच्चों को एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता। जैसे एग्जांपल समझिए, लखनऊ में सिया कॉलेज है, लखनऊ में सिन्नी कॉलेज है, तो ये अल्पसंख्यक कॉलेज है। जब अल्पसंख्यक कॉलेजों को सरकार वित्त पोषण करने लगती है, यानी कि उनको सैलरी देने लगती है, सरकारी हो जाते हैं कर्मचारी, तब उस कॉलेज में किसी दूसरे वर्ग के बच्चों को एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए आपको पता है कि चाहे सिया कॉलेज हो, चाहे क्रिश्चियन कॉलेज हो, उन सब में दूसरे समुदाय के बच्चे भी पढ़ते हैं। सिर्फ एक बात इसमें यह होती है कि जिस वर्ग या समुदाय के लिए यह शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं, उनके लिए सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। बस इतने महत्वपूर्ण है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 30। अब है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार पहले समझ लीजिए कि अगर मौलिक अधिकार आपको मिले हैं तो इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले चाहे संस्थान हो चाहे राज्य हो, उसके लिए रिट जारी करता है कि आपने इस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्यों किया। तो देखिए, इसके तहत मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में, अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में आप हाई कोर्ट जाएंगे, यहां सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि सीधे आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तब क्या है, तब न्यायालय द्वारा निम्नलिखित याचिका जो है रिट जारी की जाएंगी। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले संगठन को, संस्थान को रिट जारी की जाएंगी कि आपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्यों किया। तो रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट, कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंधक बनाया गया है, बंदी बनाया गया है, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा है परमादेश, परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है अधिकार प्रेक्षा, और पांचवा है उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की क्या होती हैं? रिट जारी की जाती हैं। किसके द्वारा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में अनुच्छेद 32 में कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन 5 प्रकार की रिट जारी करके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा। तो यह है आपका छठा मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिए, इस मौलिक अधिकार को, इस यानी कि अनुच्छेद 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखिएगा, इससे क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ये बहुत पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है संविधान की आत्मा है तो क्या है? प्रस्तावना। लेकिन अगर पूछा जाता है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो है अनुच्छेद 32 शोषण के, अनुच्छेद 32 के का संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
यानी कि अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। लेकिन सामान्य रूप से अगर संविधान की आत्मा पूछा जाता है तो क्या है, उसकी प्रस्तावना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 मौलिक अधिकार। अब जरा देखिए अनुच्छेद 33 में क्या है। ये है सुरक्षा बल और मूल अधिकार। कहा गया है, अभी मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सभी मूल अधिकार हैं वो नहीं, उनके लिए कुछ मूल अधिकार जो है सीमित हैं। उनको कुछ ऐसे मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है जहां पर मैंने बताया था अनुच्छेद 19 का संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन नहीं बना सकते। ठीक, तो किसको किसको मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया, तो यहां कहा गया है कि सशक्त बल यानी कि सुरक्षा बलों को मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। अनुच्छेद 34 कहता है इसके तहत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो। अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में सैनिक विधि लागू होती है तो मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में धारा 144 लागू है तो वहां पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की को जो है रोक दिया जाता है। और अगर किसी जगह पर लोगों के इकट्ठा होने को रोक देंगे तो आपको मैंने बताया था शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। और जब कहीं इस तरीके की कानून, सैनिक विधि, मार्शल लॉ या फिर धारा 144 लागू होती है तो वहां पर लोगों को बैठने से, इकट्ठा होने से रोका जाता है। तो यह भी एक तरीके से बताया गया किन किन आधारों पर आपके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। 35 है, इसमें संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि का निर्माण करे, अर्थात मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाए। और कानून कैसे, इसे कैसे लागू किया जाए, इसमें कोई अगर संविधान संशोधन करना है तो कर सकते हैं, बशर्ते इसमें मौलिक चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके मूल भाव में चेंज नहीं कर सकते संसद। तो चेंज कौन करेगा, संसद। ध्यान रखिएगा, संसद ही इस भाग में कोई भी परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होता है। ये आपका जो है भाग 3 है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में एक चीज जानी हमने कि मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे आर्म फोर्सेस को कुछ मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। और अनुच्छेद 24 कहता है कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोगों के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, अर्थात मार्शल लॉ लागू है तो आपको कुछ मौलिक अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे, सैनिक विधि लागू है कुछ अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। अब इनके अलावा एक बात है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। और राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल के दौरान और भी मूल अधिकार सस्पेंड कर सकता है, लेकिन किसी भी दशा में अनुच्छेद 21 और 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते, यानी कि ये कभी भी जो है निलंबित नहीं होंगे, ये कभी निलंबित नहीं होंगे। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, बाकी राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, चाहे जितनी बड़ी इमरजेंसी लागू हो जाए। ये आपका हिस्सा है, ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे भाग 4। तो पहले समझ लेते हैं भाग 4 में है क्या, तब हम आगे बढ़ते हैं। भाग 4 बेसिकली क्या है, भाग 4 है डीपीएसपी, इसे बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व के नीति निदेशक तत्व।
इनको समझ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने किस संविधान से लिया है? तो इनको लिया है आयरलैंड के संविधान से। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी संविधान के भाग 4 का हिस्सा है। ये संविधान के भाग 4 का हिस्सा है। अनुच्छेद कौन से? 36 से 51 तक का हिस्सा है। ठीक, आयरलैंड से लिए गए। ये है क्या? इनको समझ लीजिए, खाली आपको कुछ नहीं याद करना। जैसे मौलिक अधिकार के बारे में हमने बात करी थी कि मौलिक अधिकार क्या है? अनिवार्य है। मौलिक अधिकारों में जो प्रावधान दिए गए उन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना जरूरी है। अगर नहीं लागू होते, उनका उल्लंघन होता है, तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन इस भाग में दिए गए प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उन्हें लागू करना सरकार का जो है, सरकार की अनिवार्यता रहेगी। सरकार उन्हें लागू करने के हमेशा प्रयत्नशील रहेगी, लेकिन बाध्यता नहीं है। यानी कि अगर इनको सरकार लागू नहीं कर पा रही है तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 37 कहता है इसमें दिए गए प्रावधान न्यायालय में चैलेंज नहीं किए जा सकते। अर्थात इसमें वो कल्याणकारी प्रावधान है जिन्हें राज्य लागू करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। राज्य लागू करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहेगा कि इन्हें लागू किया जाए। लेकिन अगर किसी कारण से इनको लागू नहीं कर पा रहा है राज्य अर्थात सरकार, तो हम इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। संविधान के भाग 4 का हिस्सा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इसमें दिए गए प्रावधान जो है लागू करने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहती है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान है जो जनता के लिए लोक कल्याण की व्यवस्था करते हैं। जनता के लिए जो है कल्याणकारी प्रावधान है। तो अगर इन्हें नहीं लागू कर पाती तो अनुच्छेद 37 कहता है इनके लागू ना होने की दशा में इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इनके कुछ प्रावधान है जिनको हम आपको बता देंगे। आपको याद करना क्या करना है? भाग 4 का हिस्सा है डीपीएसपी। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन्हें लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, इन्हें न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इनके प्रोविजन को समझते जाएंगे, बस आपका हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। देखो ये लिखा, यह संकल्पना आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है, वहां से लिया गया है। अनुच्छेद 36 कहता है इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व की परिभाषा दी गई, यानी कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई कि इसमें है क्या। अनुच्छेद 37 कहता है इन्हें न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था तथा भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने का कानून बनाएगी। अर्थात अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसमें नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करे और इसके अंतर्गत निम्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से प्रावधान है? राज्य सभी को समान न्याय उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता दे, यानी कि जो व्यक्ति न्याय के लिए पैसे नहीं लगा सकता तो उसको विधिक परामर्श यानी कि लीगल एडवाइस देने के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करे। राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व और प्रबंधन इस प्रकार करे जिससे वह सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे।
ऐसा ना करे कि रिसोर्सेज पर एक ही वर्ग और समुदाय किसी विशेष व्यक्ति का कंट्रोल हो जाए, सबको समान जो है संसाधन उपलब्ध हो। राज्य को निर्देश करता है कि वह धन के समान वितरण का प्रावधान करे जिससे समाजवादी संकल्पना को बल मिले, यानी कि धन कुछ ही लोगों के पास हो, ऐसी व्यवस्था को हतोत्साहित करे, ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करे जिससे धन का वितरण समान हो सके। अब देखिए अनुच्छेद 40 कहता है राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। अनुच्छेद 40 पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में व्यवस्था दी गई है, राइट। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य का दायित्व है कि वह कुछ दशाओं में नागरिकों को काम, शिक्षा और जन सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 32, 42 और 43 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य कामगारों का मतलब क्या है, कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी, काम की मनोवांछित दशाएं, निर्वाह मजदूरी का मतलब कम से कम कर्मकारों को इतना पैसा दें जिससे उनका निर्वाह हो जाए, काम की मानवोचित दशाएं, जहां काम करा रहे हैं वहां का एनवायरमेंट ऐसा हो जहां जो मानवता के लिए सही हो, प्रसूति सहायता प्रदान करे। अगर कोई कर्मकार महिला है और बच्चा होना है तो उसको वो सहायता भी मिले, उतना छुट्टी मिले, ठीक। यह शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक अवसर को उपलब्ध कराए। अर्थात अगर ऐसी कर्मकारों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए जिससे उनका काम करने में मन लगे, महिला है तो महिला के लिए प्रसूति हित लाभ दे, इसके लिए भी कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 44 बहुत विवादित रहता है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करे। यह बहुत ज्यादा विवादित रहता है, हर समय करंट में अभी भी है। यह है कॉमन सिविल कोड। अभी सरकार का मुद्दा रहता, बीजेपी कॉमन सिविल कोड पे बात करेगी। कॉमन सिविल कोड क्या है? सामाजिक कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। यही विवाद का मुद्दा है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। हिंदू सामाजिक कानून अर्थात विवाह से संबंधित कानून बनाकर पारित किए गए, अर्थात कोई भी हिंदू एक से अधिक जीवित महिला, जीवित पत्नी नहीं रख सकता। यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कहा गया है। लेकिन इसी पर भारत में जो मुस्लिम कानून है, क्योंकि मुस्लिम कानून विधि द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, वो धर्म द्वारा कंट्रोल होते हैं, वहां पर कहा गया है कोई भी मुस्लिम न्यूनतम 4 तक पत्नियां रख सकता है। तो इसका मतलब समान कानून नहीं, तो इसी पे बात किया जाता है, कॉमन सिविल कोड की बात है। अनुच्छेद 45 कहता है राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो 6 से कम आयु की बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। अर्थात 6 वर्ष से छोटे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकार कानून बनाए। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्ग को शिक्षित और आर्थिक वृद्धि करना राज्य का दायित्व होगा। यानी कि इसमें जितनी भी चीजें दी गई आप देख रहे हो समाज के कल्याण के लिए है। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का दायित्व है कि वो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पोषाहार तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करे। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दे तथा गोवध पर प्रतिषेध करे। ध्यान दीजिए, यह भी लिखा हुआ है, गोवध पर प्रतिषेध करे। अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करे, यह भी कहा गया है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला देख लीजिए, अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को अलग किया जाएगा, यानी कि सेपरेट किया जाए कार्यपालिका और न्यायपालिका को। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करे। देखिए, जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक ऐसी विचारधारा है जो विश्व के कल्याण के लिए भी है,
अनुच्छेद 51 कहता है सरकार ऐसे कानून बनाए, ऐसा प्रयास करे जिससे विश्व शांति की स्थापना में सहयोग हो सके। अर्थात भारत के संविधान में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी है। तो वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार विश्व हमारा परिवार है और इस विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान कहता है कि ऐसा राज्य प्रयत्न करे, ऐसा कानून बनाए। तो ये है आपका डीपीएसपी। और अगला टॉपिक आपका है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो रेड कलर में दिया है भाग 4A क्योंकि ये 4 था, अनुच्छेद 51A। तो अगला टॉपिक आपका होगा भाग 4A अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। हमने 2 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक हमने पढ़ा